हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को भूमि सुधार के पार्ट सेकंड पर चर्चा कर रही हूँ। हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान में भूमि सुधार क्यों किए गए थे, उनके क्या उद्देश्य थे और कौन कौन से कार्यक्रम भूमि सुधार के तहत अपनाए गए। आज हम लोग देख रहे हैं कि 1955 का जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपनाया गया था, उसकी क्या उपलब्धियाँ रही थी। तो सबसे पहले देखिए कि काश्तकारों को इस अधिनियम की वजह से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। इस अधिनियम के क्रियान्वयन से लगभग 8 लाख काश्तकारों को 54 एकड़ भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए, जिसके कारण काश्तकारों की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई। इसी भांति गैर कानूनी बेदखली पर रोक लगाई गई। जब तक काश्तकार लगान देता रहेगा, उसे मनमाने ढंग से बेदखल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से काश्तकारों को भू सुरक्षा प्राप्त हुई, जिससे भूमि सुधार और कृषि विकास को बल मिला। तीसरा रहा लगानों का न्यायोचित निर्धारण। इस नियम से काश्तकारों को भूस्वामी द्वारा जो ऊंचा लगान लिया जाता था, उसकी मनमानी करने पर रोक लगी। इस अधिनियम के अंतर्गत लगान को नकद में चुकाने की व्यवस्था है और किसी भी हालत में लगान की राशि भू राजस्व के 1.5 से 3 गुना से अधिक नहीं हो सकती और वस्तु रूप में यह लगान भूमि के उपज के 6ठे भाग से अधिक नहीं हो सकता। इस प्रकार इस अधिनियम से लगान का जो निर्धारण किया गया, वो न्यायोचित ढंग से किया गया और इस अधिनियम की वजह से काश्तकारों को शोषण से मुक्ति मिली। अब भूस्वामी के द्वारा काश्तकारों से कोई भी प्रकार का नजराना या बेगार नहीं ली जा सकती। इस प्रकार से उनका जो आर्थिक और सामाजिक शोषण किया जाता था, वो कठिन हो गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति काश्तकारों की भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा। इससे भूमि उनके कब्जे से निकलकर दूसरों को हस्तांतरण करना इलीगल, अवैध हो गया और सरकार ऐसे खरीदारों से भूमि छीनकर मूल हकदारों को पुनः दिला सकती है। इस अधिनियम की वजह से राज्य के सभी भागों में काश्तकारी कानूनों में एकरूपता स्थापित हुई, जबकि इससे पहले अलग अलग भागों में कानूनी व्यवस्था अलग अलग थी और इन सब की वजह से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि विकास को बढ़ावा मिला, कृषि विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं राजस्थान में भू जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण। भूमि सुधारों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले में अधिक क्रांतिकारी और प्रगतिशील रहा है और यही कारण था कि भू जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण के संबंध में 1953 में एक समिति नियुक्त की और उसने अपनी रिपोर्ट दी 1958 में और 1961 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1960 पारित किया गया और सीमा निर्धारण संबंधी नियम तब 1963 में प्रकाशित किए गए और इनका क्रियान्वयन हुआ था 1966 से। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीमा निर्धारण अधिनियम के क्रियान्वयन में काफ़ी विलंब हुआ है, काफ़ी डिले हुई है और वर्तमान में हम लोग राजस्थान में भू जोतों की अधिकतम सीमा देखना चाहते हैं। तो अधिकतम सीमा का जो निर्धारण है, वो भूमि की उपजाऊ शक्ति, सिंचाई सुविधा एवं फसलों की किस्म को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है और इनके लिए अलग अलग भू सीमाएं निर्धारित की गई है। सिंचित क्षेत्रों में अधिकतम सीमा 7.28 हेक्टेयर से 10.93 हेक्टेयर के बीच की गई है और इसी भांति असिंचित क्षेत्रों में 21.85 हेक्टेयर से 10.82 हेक्टेयर के मध्य भू जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया गया है। गन्ने के खेत, विशिष्ट फर्म और कुशल प्रबंध वाले फार्मों को भू जोतों की अधिकतम सीमा से छूट दी गई है और सरकार भी अतिरिक्त भूमि का मुआवजा चुकाकर भूमि को अपने अधिकार में ले सकती है, ऐसी व्यवस्था की गई। तो ये हमने देखा है भू जोतों की सीमा निर्धारण। अब हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में
भूमि सुधारों की आलोचनात्मक समीक्षा क्या रही। हालांकि राजस्थान भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने में अग्रणी प्रदेश रहा है और काफ़ी हद तक भूमि सुधार के अंतर्गत कार्यक्रम भी किए गए हैं। कृषि का पुनर्संगठन भी किया गया है, चकबंदी का कार्य भी प्रगति पर है और लगभग 50 लाख एकड़ की चकबंदी की जा चुकी है। सहकारी कृषि पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों में सरकारी कृषि के प्रति उत्साह नहीं होने से विशेष प्रगति नहीं हो पाई और कुछ हद तक भूदान आंदोलन भी सफल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इस अधिनियम में कुछ त्रुटियां रही है, क्रियान्वयन में कुछ कमियां रही है, जिसके कारण इसकी आलोचना की गई है। पहली जो आलोचना की गई है, अधिनियमों में अपूर्णता रही है, अर्थात कुछ स्वार्थी तत्वों ने कानून से बचने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपनाए, सभी प्रकार के कार्यक्रम अपनाए और उनका अनुचित लाभ भी उठाया। तो अपूर्णता जो भी रही है, जो लूपहोल्स रहे हैं इस कानून में, उनका लोगों ने फायदा उठाया है और जिसकी वजह से ये कानून पूरी तरह से प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ है कि इस भूमि सुधार के कार्यक्रमों में अनावश्यक विलंब भी रही है। हमारा जो भूमि सीमा निर्धारण कार्यक्रम है वो 1953 में लागू होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन वो लागू कब हो पाया? 1966 में। और जागीरों का जो पुनर्ग्रहण का कार्यक्रम है वो भी 20 वर्षों तक चलता रहा। तो जब भी कोई कार्यक्रम में विलंब होता है तो उसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। इसी प्रकार से प्रशासनिक ढिलाई, अकुशलता और भ्रष्टाचार के कारण भी भूमि सुधार से जो अपेक्षित लाभ हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। तो जरूरी है कि इन सब पर भी नियंत्रण किया जाए। और इसके साथ ही जो हमारे भूमि सुधार अधिनियम हैं वो बहुत ही जटिल है, कठिन है, आम आदमी की समझ से परे हैं। तो इस वजह से जो किसान वर्ग है, जो साधारण जन है, वो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसका ढांचा है वो अवैज्ञानिक है। योजना आयोग की जो शोध समिति है उसने ये बताया है कि राजस्थान में भूमि कर और भू राजस्व का जो ढांचा है वो अधिक कारगर नहीं है, अधिक व्यवहारिक नहीं है और वो अवैज्ञानिक है। इसकी वजह से इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और इसके साथ ही मुआवजा चुकाने के कारण और खुद काश्त के लिए भूमि की जो छूट दी गई है उससे बहुत सारे जागीरदारों और जमींदारों ने अनुचित लाभ उठाया है और इसका परिणाम ये हुआ है कि जो काश्तकार है वो उनको कोई भी भूमि प्राप्त नहीं हो पाई। और देखिए, भूमि सुधार तभी प्रभावी ढंग से लागू हो पाते जब भूमि संबंधी जो रिकॉर्ड है वो अप टू डेट होते, अद्यतन होते, नवीनतम होते। लेकिन हमारे भू स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड है वो अधूरे हैं, अपर्याप्त हैं। इसकी वजह से भी इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पाया। तो इसका अभिप्राय यह है कि हालांकि इस क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो इसके लिए हमें जो भी इसकी आलोचना की गई है, जो भी इसकी प्रॉब्लम है, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी संदर्भ में हम आज देखते हैं कि राजस्थान में भूमि सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं ताकि ये अधिक प्रभावशाली हो सके, अधिक कारगर हो सके और काश्तकारों को सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसके अंतर्गत सबसे पहले है भूमि सुधार जो अधिनियम है उनकी जटिलताओं को, उसकी जो कॉम्प्लेक्स है उनको दूर किया जाए, आम आदमी भी इसे समझ सके ताकि इससे लाभान्वित हो सके। दूसरा है भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में चुनौती का अधिकार समाप्त हो। एक्चुअली होता क्या है कि भूमि सुधार कानून की जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको अदालतों में चुनौती का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, तभी इन्हें अविलंब लागू किया जा सकता है। जो भी इसकी अदालत में चुनौती दे दी जाती है तो उसकी सुनवाई में, उसके नतीजे आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे काफ़ी विलंब हो जाता है। तो इस संदर्भ में ये कार्रवाई करना अपेक्षित है। इसके साथ ही भूमि सुधारों का जो
एक कार्यक्रम है वो समन्वित होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए, ताकि इसको हम समय पर इम्प्लीमेंट कर सकें। और जब समय पर कोई कार्य संपन्न हो पाएगा तभी वो प्रभावी हो पाएगा, इसमें विलंब को रोका जा सके। भूमि किसकी, जोते जिसकी। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति, जो किसान खुद भूमि जोतता है और स्वयं प्रत्यक्ष रूप से खेती का काम करता है, उसे ही भूमि का मालिकाना हक मिलना चाहिए। जो अनुपस्थित भूस्वामित्व है उसको पूर्ण समाप्त किया जाए और जमीन जो जोतता है उसी को उसका मालिकाना हक देने के संबंध में कार्यवाही की जाए। इससे एक तो कृषि कार्य में उसका बहुत अधिक रुचि होगी और किसी प्रकार से उसका शोषण भी नहीं होगा। जो भूमि खुद काश्त के लिए रख ली जाती है अनुचित तरीके से, उस पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। और इसके साथ ही प्रशासन में कुशलता लाई जानी चाहिए। भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए, ताकि भूमि सुधार के कार्यान्वयन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी अड़चनें आ रही है, उनको दूर किया जाना चाहिए। और जो भी किसानों से मनमाने ढंग से लगान वसूल करता है, उन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि मनमाने ढंग से, अनुचित ढंग से जो लगान वसूल किया जाता है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और इसी भांति सीमाबंदी से जो अतिरिक्त भूमि प्राप्त होती है उसको जल्दी से जल्दी भूमिहीनों में वितरित कर दी जाए, ताकि भूमिहीन लोग उस पर खेती करके अपनी आजीविका चला सके और साथ ही कृषि के विकास में भी योगदान दे सके। गैर कृषकों को भूमि हस्तांतरण पर रोक लगानी चाहिए, ताकि भूमि का अपखंडन नहीं हो, उपविभाजन नहीं हो और कृषि का विकास भी हो सके। तो इस प्रकार से ये कहना जरूरी है कि भूमि सुधार को हमने जिस जोश से, जिस प्रभावशालीता से लागू करने की अपेक्षा की गई थी, वो वास्तव में उतने ढंग से नहीं हो पाया। इसके मार्ग में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी अड़चनें हैं, उनको शीघ्र अतिशीघ्र दूर करके हमें इस संदर्भ में कड़े प्रयास करने चाहिए, ताकि इस कार्यक्रम के संतोषजनक परिणाम हमें प्राप्त हो सके। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने एक जो चैप्टर है राजस्थान में भूमि सुधार वो पढ़ा है, वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। थैंक यू।